नमस्कार दोस्तों, आज बहुत लंबे समय बाद आप सबके समक्ष एक नया वीडियो लेके आ रहा हूँ। आज का वीडियो एक बहुत ही ज़्यादा ट्रेंडिंग विषय के लीगल पहलू पे है। जैसा कि आप सब जानते हैं, सुशांत सिंह राजपूत की मृत्यु के सिलसिले में उनके पिताजी कृष्ण किशोर सिंह जी ने बिहार के पटना में एक एफआईआर रजिस्टर की थी, जिस एफआईआर में मुख्य एक्यूज्ड जो थे वो रिया चक्रवर्ती जी थी। इस एफआईआर का रजिस्टर होने के बाद रिया चक्रवर्ती जी सुप्रीम कोर्ट में गईं और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में सीआरपीसी के सेक्शन 406 के तहत यह याचिका या कह लें पेटिशन डाली कि जो केस बिहार में रजिस्टर हुआ है वो बिहार के पटना से मुंबई के बांद्रा स्टेशन में ट्रांसफ़र किया जाए। जैसा कि आप सब जानते हैं कि इस केस का निर्णय कल माननीय सुप्रीम कोर्ट दे चुका है और एक वकील या एक लॉ स्टूडेंट के नज़रिए से ये जजमेंट क्रिमिनल ज्यूरिस्प्रूडेंस में बहुत इम्पॉर्टेंट है और एक आम मनुष्य, आम जन के लिए भी इस जजमेंट में बहुत सारी जानने योग्य चीज़ें हैं। तो इस जजमेंट को पढ़ने के बाद मैंने अपने नोट्स तैयार कर लिए हैं और आज मैं इस जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, इस जजमेंट के जो भी लीगल पहलू हैं और जो जजमेंट नहीं लिखे हैं, मैं अपनी कोई ओपिनियन नहीं दूंगा, वो आप सबके समक्ष रखने वाला हूँ। इस वीडियो को मैंने 4 भाग में डिवाइड किया है। पहले भाग में मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बताऊंगा कि इस केस में कौन कौन पार्टीज़ थे। दूसरे भाग में हम डिस्कस करेंगे कि प्रत्येक पार्टी ने सुप्रीम कोर्ट में क्या सबमिशन दिया, उनका क्या कहना था सुप्रीम कोर्ट में। तीसरे भाग में हम मैं आपको बताऊंगा या हम डिस्कस करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट के समक्ष क्या क्या सवाल थे और उन सवालों पे सुप्रीम कोर्ट का क्या मत था। और अंतिम और चौथे भाग में मैं आपको बताऊंगा कि सुप्रीम कोर्ट ने इस जजमेंट में फाइनली 2-3 पॉइंट्स में क्या कहा, उनका निर्णय क्या है। तो आइए अपने पहले भाग को स्टार्ट करते हैं। पहले भाग में हम बात कर रहे हैं इस केस में पार्टीज़ की, इस केस में कौन कौन पार्टीज़ थी। तो एक ये ट्रांसफ़र पिटीशन थी। सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि ये एक ट्रांसफ़र पिटीशन थी, सुप्रीम कोर्ट में डाली गई थी, जिसमें रिया चक्रवर्ती जी ने ये प्रेयर मांगी थी कि जो एफआईआर बिहार के पटना में रजिस्टर हुई है सुशांत सिंह राजपूत जी के पिताजी की कंप्लेंट पे, वो एफआईआर बिहार के पटना से ट्रांसफ़र होके महाराष्ट्र मुंबई के बांद्रा में ट्रांसफ़र हो जाए। अब जिसमें सबसे पहली पार्टी थी रिया चक्रवर्ती जी, जो पेटिशनर थी। इस केस में दूसरी पार्टी थी स्टेट ऑफ बिहार, जो कि रिस्पोंडेंट नंबर 1 थी। इस केस की तीसरी पार्टी थे कृष्ण किशोर सिंह जी, यानी कि सुशांत सिंह राजपूत के पिताजी, जो बिहार में एफआईआर हुई, उस एफआईआर जिस कंप्लेंट के बेसिस पर वो एफआईआर हुई, उस कंप्लेंट में कंप्लेनेंट थे और इस केस में रिस्पोंडेंट नंबर 2 हैं। चौथी पार्टी माफ़ी चाहूँगा, इस केस में चौथी पार्टी थे हमारे स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, जो रिस्पोंडेंट नंबर 3 थी। और इस केस की अंतिम व 5वीं पार्टी थी यूनियन ऑफ इंडिया, जो इस केस में रिस्पोंडेंट नंबर 4 थी। आइए अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि इस केस में प्रत्येक रिस्पोंडेंट ने या प्रत्येक पार्टी ने अपना क्या क्या मत दिया। नॉट रिस्पोंडेंट, प्रत्येक पार्टी ने क्या मत दिया। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं रिया चक्रवर्ती जी से। रिया चक्रवर्ती जी ने अपने वकील के थ्रू क्या सबमिशन दिया कोर्ट में। सबसे पहले तो रिया चक्रवर्ती जी का सबमिशन था कि सुशांत सिंह राजपूत के पिताजी ने, फादर ने जो कंप्लेंट की है, उसके संबंध में घटित घटनाएँ पूर्णतः महाराष्ट्र में हुई हैं, इसलिए इस केस में महाराष्ट्र का जुरिस्डिक्शन ही बनता है और इन्वेस्टिगेशन बांद्रा पुलिस स्टेशन में ट्रांसफ़र कर दी जानी चाहिए। दूसरा सबमिशन रिया चक्रवर्ती जी का था कि ये जो एफआईआर हुई है, पॉलिटिकल प्रेशर की वजह से बिहार पुलिस अथॉरिटी ने यह कंप्लेंट बिहार में रजिस्टर करी है। तीसरा सबमिशन रिया चक्रवर्ती जी का था कि बिहार के कोर्ट्स के पास इस कंप्लेंट के सब्जेक्ट का जुरिस्डिक्शन है ही नहीं, और सिर्फ इसलिए कि जो कंप्लेनेंट हैं वो बिहार में रहते हैं, बिहार पुलिस को इस केस में जुरिस्डिक्शन नहीं मिल जाता। चौथी जो सबमिशन रिया चक्रवर्ती जी ने सुप्रीम कोर्ट में दिया वो यह था, अब जब बिहार पुलिस के पास इन्वेस्टिगेशन करने का जुरिस्डिक्शन ही नहीं है, तो सीबीआई को केस ट्रांसफ़र करने के लिए जो कॉन्सेंट देना होता है, जो कि बिहार सरकार ने कॉन्सेंट दिया, वो कॉन्सेंट वैलिड कॉन्सेंट या हम कहें लॉफुल कॉन्सेंट हो ही नहीं सकता। और अंतिम सबमिशन जो रिया चक्रवर्ती जी ने दिया वो दिया कि रिया चक्रवर्ती जी ने, उन्होंने इंक्वायरी में महाराष्ट्र या कह लें मुंबई पुलिस को पूर्णतः सहयोग किया है
और यदि केस सीबीआई को ट्रांसफ़र होता भी है तो उनको कोई आपत्ति नहीं है। तो ये था हमारे पिटिशनर का सबमिशन। अब जानते हैं हमारे रिस्पोंडेंट नंबर 1 जो स्टेट ऑफ बिहार थी उनका क्या सबमिशन था। सबसे पहला सबमिशन जो स्टेट ऑफ बिहार ने अपने वकील के थ्रू दिया वो था कि कंप्लेंट में, जो कंप्लेंट स्टेट ऑफ बिहार को या बिहार पुलिस को मिली, उस कंप्लेंट में एक कॉग्निजेबल ऑफेंस होने की सूचना उनको दी गई और किसी भी कॉग्निजेबल ऑफेंस की सूचना उनको दी गई, इसलिए बिहार पुलिस इस केस में एफआईआर रजिस्टर करने एवं इन्वेस्टिगेशन करने के लिए बाध्य थी। दूसरा सबमिशन स्टेट ऑफ बिहार का ये था कि ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, चीटिंग या पैसों के गबन जैसे आरोप का सीधा प्रभाव बिहार के जुरिस्डिक्शन में अनुमानित है। अब ये कैसे अनुमानित है ये मैं आपको इस वीडियो के तीसरे भाग में बताऊंगा। तीसरा सबमिशन जो स्टेट ऑफ बिहार ने दिया वो दिया कि मुंबई पुलिस ने सीआरपीसी के सेक्शन 174 और 75 के तहत सुशांत सिंह राजपूत की मृत्यु की वजह जानने के लिए इंक्वायरी की और वो कर रही है इंक्वायरी, जिसके तहत मुंबई पुलिस इस कंप्लेंट, जो कंप्लेंट बिहार में रजिस्टर हुई है, उस कंप्लेंट में लगाए गए आरोपों पे इन्वेस्टिगेशन एक नई एफआईआर लॉन्च किए बिना कर ही नहीं सकती, क्योंकि 174 की जो इंक्वायरी मुंबई पुलिस कर रही है वो बहुत लिमिटेड है। उसका स्कोप सिर्फ ये जानना है कि सुशांत सिंह राजपूत की मृत्यु किन परिस्थितियों में हुई। चौथा सबमिशन जो स्टेट ऑफ बिहार ने दिया वो ये था कि बिहार पुलिस की जो एसआईटी को क्वारंटाइन किया गया मुंबई में, उसके संबंध में कि बिहार सरकार ने कहा कि मुंबई पुलिस असल तथ्यों को छुपाना चाहती थी और एक फेयर और प्रोफेशनल इंक्वायरी को बाधित करना चाहती थी। बिहार सरकार का अंतिम सबमिशन ये था क्योंकि मौजूदा कंप्लेंट से संबंधित किसी भी आरोप के विषय में मुंबई पुलिस ने कोई एफआईआर रजिस्टर नहीं की है, इसलिए बिहार पुलिस का एक्शन लीगल और जस्टिफाइड था। ये सबमिशन थे स्टेट ऑफ बिहार के, जो हमारे रिस्पोंडेंट नंबर 1 है। अब जानते हैं हमारे रिस्पोंडेंट नंबर 2 और इस केस में जो कंप्लेनेंट थे यानी कि सुशांत सिंह राजपूत जी के पिताजी, उनका क्या सबमिशन था। तो रिस्पोंडेंट नंबर 2 ने अपने वकील के थ्रू ये सबमिट किया। सबसे पहला सबमिशन था कि उन्होंने अपना एक लौता बेटा एक संदेहजनक स्थिति में खो दिया है, इसलिए उनका सत्य जानने के लिए फेयर इन्वेस्टिगेशन चाहना लाजमी है। दूसरा सबमिशन जो सुशांत सिंह राजपूत जी के पिताजी के वकील ने कोर्ट में दिया वो ये था कि मुंबई पुलिस की सेक्शन 174 की इंक्वायरी को इस कंप्लेंट के संबंधित आरोपों में इन्वेस्टिगेशन नहीं कहा जा सकता, इसलिए बिहार पुलिस की इन्वेस्टिगेशन जस्टिफाइड है। तीसरा सबमिशन सुशांत सिंह राजपूत के पिताजी के वकील ने ये दिया क्योंकि इस कंप्लेंट में सिर्फ इन्वेस्टिगेशन पेंडिंग है, ना कि कोई अपील, यानी कि ये जो कंप्लेंट है इसमें सिर्फ इन्वेस्टिगेशन अभी चल रही है, वो पेंडिंग है। कोई अपील या कोई केस पेंडिंग, कोई मतलब कोर्ट में कोई केस पेंडिंग नहीं है, इसीलिए सेक्शन 406 के तहत यह ट्रांसफ़र पिटीशन डिसमिस करने योग्य है, इसकी कोई मेरिट ही नहीं है। चौथा एवं अंतिम सबमिशन रिस्पोंडेंट नंबर 2 का हमारे ये था क्योंकि यह कंप्लेंट मृतक की संपत्ति के मिस एप्रोप्रिएशन और क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट के संबंध में है और मृतक की संपत्ति के वारिस कंप्लेनेंट यानी कि सुशांत सिंह राजपूत के पिताजी हैं, यानी कि वह संपत्ति बिहार के जुरिस्डिक्शन में आनी थी। तो सेक्शन 179 को यदि हम सेक्शन 181 सब सेक्शन 4 ऑफ सीआरपीसी के तहत पढ़ें तो पटना पुलिस का इस विषय में इन्वेस्टिगेशन करना जस्टिफाइड है। ये थे रिस्पोंडेंट नंबर 2 यानी कि सुशांत सिंह राजपूत के पिताजी के सबमिशन। अब जानते हैं स्टेट ऑफ महाराष्ट्र जो कह रही थी कि उनके राइट का ब्रीच है ये और उनको इन्वेस्टिगेशन करने का हक है इस केस में, सिर्फ उनका क्या सबमिशन था। स्टेट ऑफ महाराष्ट्र का सबसे पहला सबमिशन ये था कि सुशांत सिंह राजपूत की मृत्यु के बाद मुंबई पुलिस ने एक्सीडेंटल डेथ रिपोर्ट रजिस्टर कर दी थी और सेक्शन 174 के तहत मृत्यु की वजह जानने के लिए इंक्वायरी स्टार्ट कर दी थी, जिस इंक्वायरी के तहत उन्होंने 56 लोगों की स्टेटमेंट भी रिकॉर्ड कर ली। उसके बाद उनका सबमिशन था यदि इंक्वायरी में किसी कॉग्निजेबल ऑफेंस होना पाया, कोई भी कॉग्निजेबल ऑफेंस होना पाया जाता तो मुंबई पुलिस एफआईआर रजिस्टर करेगी। उसके बाद तीसरा सबमिशन स्टेट ऑफ महाराष्ट्र का था कि हर अपराध सामान्य परिस्थितियों में उसी कोर्ट के
अंडर ट्रायल या इन्वेस्टिगेट किया जाना चाहिए जिसके लोकल ज्यूरिसडिक्शन में वह अपराध हुआ है। इसलिए बिहार पुलिस को मौजूदा कंप्लेंट मुंबई पुलिस को ट्रांसफ़र कर देनी चाहिए, या बिहार पुलिस को सुशांत सिंह राजपूत के पिताजी की कंप्लेंट के बाद एक ज़ीरो FIR रजिस्टर करके वो FIR मुंबई में ट्रांसफ़र कर देनी चाहिए थी। यदि ये इन्वेस्टिगेशन मुंबई को ट्रांसफ़र नहीं की जाती है तो यह भारत के फेडरल स्ट्रक्चर को आहत करेगा। ये सबमिशन था। चौथा सबमिशन जो स्टेट ऑफ महाराष्ट्र का था वो ये था कि बिहार पुलिस ने मौजूदा FIR या कंप्लेंट जो है पॉलिटिकल प्रेशर में रजिस्टर की है। इसका कोई और मेरिट नहीं है इसको रजिस्टर करने के लिए। अंतिम व पांचवा सबमिशन जो स्टेट ऑफ महाराष्ट्र का था वो ये था कि किसी भी अपराध की इन्वेस्टिगेशन करने का एक्सक्लूसिव अधिकार उस राज्य की पुलिस को है जहां अपराध हुआ है। सेंट्रल एजेंसी को रूटीन मैनर में इन्वेस्टिगेशन देना उचित नहीं है। CBI को इन्वेस्टिगेशन करने के लिए बिहार सरकार का कॉन्सेंट पॉलिटिकली मोटिवेटेड था। तो ये सारे सबमिशन थे स्टेट ऑफ महाराष्ट्र के। अब आइए जानते हैं यूनियन ऑफ इंडिया जो रिस्पोंडेंट नंबर 4 थी, उनके क्या सबमिशन थे इस केस में। यूनियन ऑफ इंडिया का पहला सबमिशन था कि मुंबई पुलिस ने अभी तक इस केस में कोई भी FIR रजिस्टर नहीं की। वह मात्र सेक्शन 174 के तहत लिमिटेड एज इन कि सुशांत सिंह राजपूत की मृत्यु के संबंध में लिमिटेड इंक्वायरी कर रही थी। दूसरा सबमिशन यूनियन ऑफ इंडिया का ये था इस केस में कि ऐसी स्थिति में बिहार पुलिस द्वारा रजिस्टर्ड FIR एकमात्र पेंडिंग FIR है, इसलिए यह दो राज्यों में लंबित 2 केसेस का मामला है ही नहीं। तीसरा सबमिशन यूनियन ऑफ इंडिया का ये था कि दोनों राज्यों का एक दूसरे पर पॉलिटिकल प्रेशर में इन्वेस्टिगेशन करने या इन्वेस्टिगेशन ना करने का आरोप लगाना अपने आप में ही मौजूदा केस को CBI को ट्रांसफ़र करने के लिए उपयुक्त कारण है। चौथा सबमिशन यूनियन ऑफ इंडिया का इस केस में ये था कि बिहार सरकार की रिक्वेस्ट पर CBI ने मामला जो है इस मामले में FIR रजिस्टर कर दी है, और FIR रजिस्टर करने के बाद उन्होंने अपने पार्ट में इन्वेस्टिगेशन भी स्टार्ट कर दी है। पांचवा व अंतिम सबमिशन जो यूनियन ऑफ इंडिया का था वो ये था क्योंकि मुंबई पुलिस ने सेक्शन 174 के तहत मात्र 56 लोगों की स्टेटमेंट रिकॉर्ड की है। अपराध होने के बाद मुंबई पुलिस अभी तक कोई FIR रजिस्टर करने में सक्षम नहीं रही है, जिसका मतलब है महाराष्ट्र में संबंधित अपराध के लिए कोई केस पेंडिंग ही नहीं है। इसलिए सेक्शन 406 के तहत CRPC के सेक्शन 406 के तहत ट्रांसफ़र करने के लिए कोई भी उपयुक्त कारण इस केस में उपलब्ध ही नहीं है। अब ये तो हमने सबके सबमिशन जान लिए। इससे पहले हम तीसरे भाग में आगे बढ़ें। सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में एक ऑब्जर्वेशन भी दी इम्पॉर्टेंट। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि केस के रिकॉर्ड से हालांकि मुंबई पुलिस के संबंध में किसी इलीगल बिहेवियर का बोध तो नहीं होता, लेकिन बिहार पुलिस की टीम को इंक्वायरी में बाधा डालना मुंबई पुलिस के इस केस में फेयर इंक्वायरी करने या होने देने के संबंध में संदेह पैदा करता है। ये सुप्रीम कोर्ट की रिटन ऑब्जर्वेशन है इस केस में। आइए अब तीसरे भाग की तरफ बढ़ते हैं। तीसरे भाग में हम जानेंगे कि सुप्रीम कोर्ट इस केस में सुप्रीम कोर्ट के सामने क्या क्या सवाल थे और उन सवालों का सुप्रीम कोर्ट ने क्या जवाब दिया, सुप्रीम कोर्ट का क्या निर्णय रहा उन सवालों में। तो सबसे पहला सवाल जो सुप्रीम कोर्ट के सामने था वो यह था कि क्या सेक्शन 406 ऑफ CRPC के तहत सुप्रीम कोर्ट किसी ऐसे केस को जिसकी इन्वेस्टिगेशन एक स्टेट में पेंडिंग है उस केस को, उस इन्वेस्टिगेशन को एक दूसरी स्टेट में ट्रांसफ़र कर सकता है। तो इस सवाल का जवाब, इस सवाल पे सुप्रीम कोर्ट का निर्णय था कि सेक्शन 406 ऑफ CRPC सुप्रीम कोर्ट को केसेस एंड अपील्स को ट्रांसफ़र करने की पावर देता है। यह पावर सुप्रीम कोर्ट को उन हालातों में जस्टिस सिक्योर करने के लिए दी गई है जब सुप्रीम कोर्ट को ऐसा लगे कि उस संबंध में, उस केस के संबंध में फेयर और इम्पार्शियल ट्रायल और प्रोसीडिंग नहीं हो सकती। लेकिन सेक्शन 406 के तहत सुप्रीम कोर्ट इन्वेस्टिगेशन का ट्रांसफ़र नहीं कर सकता, और इस विषय में सुप्रीम कोर्ट पहले ही रामचंद्र सिंह केस में अपना निर्णय दे चुका है। अब क्योंकि इस केस में इन्वेस्टिगेशन को ट्रांसफ़र करने की मांग की गई है, तो सुप्रीम कोर्ट कानून के तहत इस केस में ट्रांसफ़र पिटीशन को अलाउ नहीं कर सकता।
दूसरा इशू जो इस केस में सुप्रीम कोर्ट के सामने था, या दूसरा सवाल जो था वो ये था कि क्या, क्योंकि महाराष्ट्र पुलिस बार बार, या स्टेट ऑफ महाराष्ट्र बार बार सुप्रीम कोर्ट में ये सबमिशन दे रही थी कि एक इन्वेस्टिगेशन ऑलरेडी महाराष्ट्र में चल रही है, तो बिहार में जो इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हुई है, तो अब देश में सुशांत सिंह राजपूत के केस में 2 पैरेलल इन्वेस्टिगेशन चलने लग जाएंगी, जो कि गलत है। तो अब सवाल सुप्रीम कोर्ट के सामने ये था कि क्या जो महाराष्ट्र पुलिस सेक्शन 174 में इंक्वायरी कर रही थी सुशांत सिंह राजपूत की मृत्यु की वजह जानने के लिए, क्या उस इंक्वायरी को इन्वेस्टिगेशन कहा जा सकता है? क्या वो इंक्वायरी एक FIR होने के बाद की इन्वेस्टिगेशन के इक्विवेलेंट है? तो इसके निर्णय में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सेक्शन 174 के तहत की जाने वाली कार्रवाई एक लिमिटेड इंक्वायरी है, जिसका मकसद अननेचुरल डेथ की वजह तलाशना है। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा ऐसी इंक्वायरी का नेचर एक FIR रजिस्टर करने के बाद की जाने वाली इन्वेस्टिगेशन जैसा ना ही होता और ना ही हो सकता। तीसरा सुप्रीम कोर्ट ने इसमें निर्णय दिया, इस सवाल के जवाब में कहा सुप्रीम कोर्ट ने कि इस केस में मुंबई पुलिस ने अब तक सेक्शन 154 में कोई FIR रजिस्टर नहीं की है, ना ही CRPC के सेक्शन 175(2) के तहत इस कार्रवाई को कर रही है। जो कार्रवाई है वो 174 में हो रही है, जो एक कॉग्निजेबल ऑफेंस के लिए नहीं है। यदि 175(2) में होती तो वो कार्रवाई एक कॉग्निजेबल ऑफेंस के लिए हो सकती थी। और अंततः ना ही इस मैटर को सेक्शन 157 के तहत नज़दीकी मजिस्ट्रेट को ट्रांसफ़र किया गया है, जिसके तहत 157 के तहत किसी कॉग्निजेबल ऑफेंस के लिए नज़दीकी मजिस्ट्रेट को केस ट्रांसफ़र किया जाता है कि उस मजिस्ट्रेट की देख रेख में या उस मजिस्ट्रेट की अपनी समझ के हिसाब से उस कॉग्निजेबल केस को आगे कैसे बढ़ाया जाना चाहिए। तो ऐसा भी मुंबई पुलिस ने अभी तक इस केस में नहीं किया है। चौथा जो सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया इस सवाल के संबंध में वो ये था कि मौजूदा मामले में मुंबई पुलिस ने 174 के स्कोप को, जो 174 का स्कोप है, उसको स्ट्रेच करने की कोशिश की है, और वो स्ट्रेच भी उन्होंने तब करने की कोशिश की जबकि उन्होंने अब तक कोई FIR भी रजिस्टर नहीं की है, जिसकी वजह से ऐसा प्रतीत होता है कि मुंबई पुलिस ने किसी भी कॉग्निजेबल ऑफेंस के होने के संबंध में अभी तक कोई इन्वेस्टिगेशन ही नहीं की है। क्योंकि यदि कॉग्निजेबल ऑफेंस होने की इन्वेस्टिगेशन होती तो FIR तो होती एटलीस्ट, जैसे क्योंकि उन्हें पता लगा तो FIR तो होनी लाजमी ही है। खैर, और अंतिम निर्णय इस सवाल का जवाब देते हुए जो सुप्रीम कोर्ट ने दिया, या फाइनल जो कहा, उसमें ये कहा कि इन्हीं कारणों की वजह से यह निर्णय किया जाता है कि मुंबई पुलिस ने 174 CRPC के 174 के तहत जो इंक्वायरी की है वह एक लिमिटेड पर्पस के लिए है, ना कि एक अपराध, कॉग्निजेबल अपराध के संबंध में की गई इन्वेस्टिगेशन है। तो यानी कि 174 की इंक्वायरी इज़ नॉट इक्विवेलेंट टू एन इन्वेस्टिगेशन आफ्टर रजिस्टरिंग ऑफ एन FIR, एंड दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू कीप इन माइंड। तो अब उसके बाद जो तीसरा इसमें सवाल था सुप्रीम कोर्ट के सामने, इशू था, वो ये था कि क्या बिहार पुलिस ने, पटना पुलिस ने जो FIR रजिस्टर की और इस केस में जो इन्वेस्टिगेशन करने के लिए मुंबई पहुंच गई, क्या वो एम्पावर्ड थी बिहार सरकार, क्या वो उचित था? तो इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ललिता कुमारी जजमेंट के अनुसार यदि पुलिस को किसी भी कॉग्निजेबल ऑफेंस होने की जानकारी मिलती है तो वो पुलिस FIR रजिस्टर करने के लिए बाध्य है, और टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन ना होने का बहाना देके वो FIR रजिस्टर करने से मना भी नहीं कर सकती। दूसरी बात, सेक्शन 177 और 178 ऑफ CRPC को यदि हम पढ़ें तो यदि एक अपराध एक से ज़्यादा लोकल एरियाज़ में होता है जिसका अलग अलग जुरिस्डिक्शन है, तो उस अपराध पर इन्वेस्टिगेशन और ट्रायल करने का जो अधिकार है वो हर उस कोर्ट का है जिस कोर्ट में वो अपराध पार्टली हुआ है। तो बिहार में एक पार्ट इस अपराध का यदि हुआ तो ये पूरी इन्वेस्टिगेशन बिहार पुलिस कर सकती है और बिहार की कोर्ट में ट्रायल चल सकता है। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि क्रिमिनल ब्रीच, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, कि क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट और मिस एप्रोप्रिएशन के केस की इन्वेस्टिगेशन वह कोर्ट कर सकता है जहां वह प्रॉपर्टी, जो प्रॉपर्टी है इन्वॉल्व ब्रीच ऑफ ट्रस्ट में या मिस एप्रोप्रिएशन में, वो प्रॉपर्टी एक्यूज के द्वारा, इस केस में रिया चक्रवर्ती हैं जो कि एक्यूज के द्वारा वापस की जानी थी,
या उसका हिसाब करवाना था। तो इस केस में जो प्रॉपर्टी सुशांत सिंह राजपूत की है वो प्रॉपर्टी कहाँ वापस आनी थी, वो प्रॉपर्टी आनी थी वापस बिहार में सुशांत सिंह राजपूत के पिताजी के पास, क्योंकि वही उनके लीगल हेयर हैं, जिनको वो वारिस हैं कह लें, जिनको वो प्रॉपर्टी मिलनी है। तो प्रॉपर्टी एट द एंड आनी थी बिहार में। तो सुप्रीम कोर्ट कहता है कि क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट और मिस एप्रोप्रिएशन के केसेस में उस कोर्ट का भी जुरिस्डिक्शन बनता है जहां वो प्रॉपर्टी अंततः आनी है। तो इसके तहत इसलिए कानून के पहलुओं को मद्देनज़र रखते हुए बिहार पुलिस ने कंप्लेंट रजिस्टर करके किसी भी कानून की अवहेलना नहीं की है। इन्वेस्टिगेशन की स्टेज पर बिहार पुलिस केस ट्रांसफ़र करने के लिए भी बाध्य नहीं थी। इसलिए बिहार पुलिस ने सीबीआई को या बिहार सरकार ने सीबीआई को जो कॉन्सेंट दिया है वो कॉन्सेंट भी वैलिड कॉन्सेंट है, उस कॉन्सेंट में भी कोई डाउट नहीं है। तो ये हमारा थर्ड इशू पे जो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है वो ये था। अब आइए जानते हैं इस केस का जो अंतिम चौथा इशू था उस पर सुप्रीम कोर्ट का क्या मानना था। चौथा इशू था इन्वेस्टिगेशन जो सीबीआई को ट्रांसफ़र की गई वो उस संबंध में मतलब क्या ट्रांसफ़र की जा सकती थी या नहीं की जा सकती थी, इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट का क्या मानना है। तो सुप्रीम कोर्ट ने इसमें ये कहा कि हालांकि ये सत्य है कि सेक्शन 6 ऑफ दिल्ली स्पेशल पुलिस एक्ट के तहत कोई भी इन्वेस्टिगेशन कंसर्न स्टेट के कंसेंट के बिना सीबीआई कर ही नहीं सकता, लेकिन इस सेक्शन 6 के होने से किसी भी कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट की पावर किसी केस की इन्वेस्टिगेशन सीबीआई को देने के लिए ख़त्म नहीं होती। यानी कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के पास पावर है कि अगर उसको उचित लगता है तो वो किसी भी केस को सीबीआई को ट्रांसफ़र कर सकता है। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट कहते हैं कि जैसा कि यह पहले ही बता दिया गया है कि पटना में रजिस्टर की गई एफआईआर सीबीआई को ट्रांसफ़र की जा चुकी है, और यदि मुंबई पुलिस को इंक्वायरी में किसी कॉग्निजेबल ऑफेंस के होने का बोध होता है तो मुंबई भी, ये भी सत्य है कि मुंबई भी एक नई एफआईआर रजिस्टर करके इन्वेस्टिगेशन कर सकती है, जिसकी वजह से दो पैरेलल इन्वेस्टिगेशन हो सकती हैं। तो अब सुप्रीम कोर्ट इसमें कहते हैं कि अब ये केस जब सीबीआई को बिहार ट्रांसफ़र कर चुकी है और मुंबई नया केस स्टार्ट करे, उससे बचने के लिए ये इसी केस में डिसाइड कर लिया जाना चाहिए कि ये केस जो ट्रांसफ़र है वो उचित था, और आगे भी जो केस आएगा वो कौन ट्रांसफ़र करेगा, क्या मुंबई इनिशिएट कर सकती है एक नया केस या नहीं कर सकती। अब इन सब का जो डिसीज़न है वो 3 पॉइंट में सुप्रीम कोर्ट ने दे दिया अभी तक जो हमने डिस्कस किया, और जो फाइनल सुप्रीम कोर्ट ने डिसीज़न दिया इस केस में वो 3 पॉइंट में है। पहला पॉइंट ये है, सुप्रीम कोर्ट कहता है कि हालांकि अभी तक मुंबई पुलिस 174 के तहत की गई इंक्वायरी पर सवाल उठाना उचित नहीं होगा। जो मुंबई पुलिस ने जो भी अभी तक 174 में इंक्वायरी की है उस पर सवाल नहीं उठा गया, लेकिन इस केस में जो स्टेक होल्डर हैं, यानी कि अलग अलग स्टेक होल्डर, चाहे वो गया चक्रवर्ती हों, चाहे वो सुशांत सिंह राजपूत की फैमिली मेम्बर हों, चाहे वो फैंस हों, उन सब का सवाल उठाना कि अनफेयर इन्वेस्टिगेशन होने की संभावना है, चाहे बिहार के पास जाए, चाहे केस जाए या मुंबई के पास जाए। तो ऐसी स्थिति में इस केस को एक इंडिपेंडेंट और इम्पार्शियल सेंट्रल एजेंसी को देना एकदम उचित होगा कि ये केस ना ही बिहार सरकार को दिया जाए, बिहार पुलिस को, और ना ही मुंबई पुलिस को दिया जाए। इस केस को ऐसी स्थिति में एक सेंट्रल एजेंसी जो कि इस केस में सीबीआई है उसको देना सर्वथा उचित होगा। दूसरा पॉइंट जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा वो ये था कि सीबीआई द्वारा की जाने वाली अब तक की इन्वेस्टिगेशन लॉफुल है, ये भी क्लियर कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने, उसमें कुछ इलीगल नहीं था। और यदि मुंबई पुलिस इस विषय पर कोई नया केस रजिस्टर करती है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, सुप्रीम कोर्ट ने साथ साथ ये भी क्लियर कर दिया कि यदि मुंबई पुलिस अपनी जो स्टेटमेंट उन्होंने रिकॉर्ड की उसके आधार पर उनको कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस होने का बोध होता है तो वो कोई केस रजिस्टर करती है तो वह केस भी सीबीआई द्वारा ही इन्वेस्टिगेट किया जाएगा। और सुप्रीम कोर्ट का ये जो जजमेंट है, इस जजमेंट के पास ये पावर है कि वह सीबीआई इस जजमेंट के बेसिस पे कोई भी केस जो इनिशिएट होगा मुंबई के द्वारा इस संबंध में, इस विषय में, वो उस इन्वेस्टिगेशन को टेक ओवर कर सकती है। और साथ ही साथ अब सीबीआई को महाराष्ट्र सरकार का कॉन्सेंट जो सेक्शन 6 ऑफ दिल्ली स्पेशल पुलिस एक्ट में चाहिए होता है वो भी आवश्यक नहीं है। और अंततः सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि यदि एसएसआर की मृत्यु के संबंध में कोई भी केस कहीं भी इनिशिएट होता है तो वो केस ऑटोमेटिकली इस जजमेंट के तहत, इस जजमेंट की वजह से वो केस ऑटोमेटिकली सीबीआई को ट्रांसफ़र हो जाएगा, उसकी इन्वेस्टिगेशन ऑटोमेटिकली सीबीआई के पास चली जाएगी। तो ये पूरी जजमेंट, सबका सबमिशन और सुप्रीम कोर्ट ने कौन कौन से लॉ के तहत क्या क्या निर्णय दिया वो हमने बताया।
वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद भी आया होगा और संबंधित लॉज समझ भी आए होंगे। और आपसे बस एक ही दरख्वास्त है, यदि आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको शेयर करें। अगली वीडियो तक के लिए धन्यवाद।